ओके, हमारा फर्स्ट टॉपिक है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है ना, ये पार्टनरशिप क्या होता है, कैसे होता है, उसके रूल्स क्या क्या होते हैं, ये हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है ना, तो हमारे फर्स्ट यहाँ पे हमें डेफिनेशन दे रखी है पार्टनरशिप की। क्या डेफिनेशन है? इफ टू और मोर पीपल अग्री टू शेयर टुगेदर। अच्छा, पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप क्या होता है? क्या अकेला पर्सन की पार्टनरशिप होती है? नहीं। अगर कोई अकेला पर्सन बिजनेस रन कर रहा है तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, उससे बोलेंगे सोल प्रोप्राइटर। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो या दो से ज्यादा लोग होने कंपलसरी है। ठीक है ना, तो ही वो एक पार्टनरशिप फर्म बनेगी। टू अग्री टू शेयर टुगेदर द बेनिफिट्स एंड लॉसेस। क्या अग्री करते हैं पार्टनर्स? शेयर करना बेनिफिट्स एंड लॉसेस, प्रॉफिट और लॉस, जो बिजनेस का प्रॉफिट लॉस होता है वो। इन रनिंग लीगल बिजनेस। लीगल बिजनेस क्या होता है? वो तो इलीगल होता है। जो लीगल हो, जो बिजनेस लीगल हो, जो कंपनीज एक्ट के अंडर में आते हैं। इलीगल बिजनेस क्या क्या होते हैं? ड्रग्स। हाँ, जैसे सेलिंग ऑफ ड्रग्स, वेपन्स, अगर किडनैप कर लेते हो उसके लिए रैंसम कर मांगते हो तो वो सब क्या लीगल ही होता है? नहीं, वो इलीगल भी होते हैं। नहीं, इलीगल कर सकते हैं पर लीगल कर सकते हैं। उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए, तो वो लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो लीगल में आएगा। अगर आपके पास उसका लाइसेंस नहीं है तो वो किस में आएगा? इलीगल में आएगा। ठीक है ना, देन सच बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप बिजनेस। तो ऐसी पार्टनरशिप को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस। मतलब दो या दो से ज्यादा पर्संस होने कंपलसरी है एक पार्टनरशिप में। टू शेयर, और वो क्या अग्री करते हैं? शेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस इन अ रनिंग लीगल बिजनेस, लीगल बिजनेस का, तो ही हम उसे बोलेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स के एक पार्टनरशिप फर्म बनती है तो उसके क्या क्या रूल्स होते हैं? फर्स्ट क्या है? टू और मोर पीपल, जो हमने यहाँ पे देखा था, दो या दो से ज्यादा लोग होने कंपलसरी है। ठीक है ना, अब दो या दो से ज्यादा लोग पार्टनरशिप में रहते हैं तो उनमें क्या होने चाहिए पार्टनरशिप बनाने के? कि जितने भी पार्टनर्स अगर बिजनेस में हैं वो सब कैपेबल होने चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए। क्या होने चाहिए? कैपेबल होने चाहिए। ठीक है, अब कैपेबल कैसे? देखो, अगर कोई पार्टनर, हम कोई फर्म बनाते हैं पार्टनरशिप, ठीक है ना, तो उसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सब बिजनेस रन करने के लिए एक्टिव होने चाहिए, बिजनेस रन करने जैसे होने चाहिए। अगर हम बात करें कि कौन से लोग कैपेबल नहीं है तो हम बोलेंगे कि माइनर जो पीपल है उनकी पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती, जो अंडर 18 में आते हैं। ठीक है ना, सेकंड, जो डिस्क्वालिफाइड हो गए हैं लॉ के द्वारा, अगर कानून ने उन्हें डिस्क्वालिफाई कर दिया है, ठीक है ना, जैसे कि कोई मुजरिम होता है, ठीक है ना, तो वो क्या कानून के द्वारा वो क्या होता है कि वो कोई बिजनेस नहीं चला सकते, कानून ने उन्हें परमिशन ही नहीं दी है लॉ बिजनेस रन करने की, तो हम क्या बोलेंगे कि वो डिस्क्वालिफाइड है लॉ के द्वारा। ठीक है ना, फिर दूसरा आता है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड, जो पर्सन अनसाउंड माइंड का है, जो व्यक्ति पागल है, जिसे कोई समझ नहीं है, वो एक पार्टनरशिप फर्म में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसमें यह है कि दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, मिनिमम दो तो होने ही चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है ना, फिर कौन सा पर्सन एलिजिबल नहीं है पार्टनरशिप के लिए? माइनर, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ और अनसाउंड माइंड पर्सन, वो एक पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते, क्योंकि तीनों इन माइनर और अनसाउंड में तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है वो कोई डिसीजन ले सके। ठीक है ना, फिर सेकंड पॉइंट है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर पर्संस हैं जो पार्टनरशिप में है, उनकी लायबिलिटी होती है बिजनेस को रन करने की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो आगे आके काम करे। काम कैसे भाई? कि हमारा कोई
जाएगा, ठीक है ना। देन डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि भाई अगर पार्टनरशिप जितने भी पार्टनर्स होते हैं तो वो डिवाइड करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कोई बिजनेस होता है कि उसमें सपोज कि कोई माइनर या अनसाउंड कोई केस में होता है पार्टनर, ठीक है ना, तो क्या होता है कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस होगा ना, तो जो माइनर और अनसाउंड होगा ना उसको खाली प्रॉफिट ही दिया जाता है, वो लॉस नहीं लेता है, ये रूल है, ठीक है ना। अगर पार्टनर्स सब अच्छे हैं, माइनर नहीं है, ठीक है, अनसाउंड माइंड के नहीं है, तो वो दोनों शेयर करेंगे, प्रॉफिट भी शेयर करेंगे और लॉस भी करेंगे। लेकिन माइनर और अनसाउंड को क्या दिया जाएगा? ओनली प्रॉफिट, ठीक है ना, वो लॉस बियर नहीं करेंगे, ठीक है। देन बिजनेस कैरीड अ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड टू डू अ लॉफुल बिजनेस। बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, वोकल एंड प्रोफेशन। बिजनेस कैरीड मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। पार्टनरशिप क्यों बनती है? बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा प्रॉफिट और आगे बढ़े, हम जितना हो सके हम प्रॉफिट मैक्सिमम अर्न कर सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिजनेस आगे बढ़ाने के स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि कोई एडवर्टाइजमेंट करता है ना, कमीशंस देते हैं, बोनस देते हैं, ये सब किसके लिए देते हैं? बिजनेस को आगे चलाने के लिए देते हैं, ठीक है ना। फिर है म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब क्या होता है? दोनों पार्टनर की साझेदारी होनी चाहिए, पार्टनर्स मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनमें क्या होना चाहिए? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सपोज आप 3 पार्टनर्स हो, ठीक है ना, आपके तीनों के डिसीजन ही मैच नहीं करते, आप तीनों एक दूसरे से एग्री ही नहीं करते कोई बात पे, तो क्या वो बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा? नहीं चलेगा। यही एक बिजनेस में होता है कि एक पार्टनर बोले, दूसरा पार्टनर उसको ट्रस्ट करे, ठीक है ना, एक दूसरे को ट्रस्ट करके एक दूसरे की बात माने, समझे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है और बिजनेस आगे चलता है, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या टाइप्स होते हैं, किस तरह की पार्टनरशिप होती है? तो फर्स्ट क्या है? पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है कि सपोज अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 पर्संस हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हम एक बिजनेस रन करें, ठीक है ना। वो बिजनेस रन करते हैं, वो सोचते हैं कि हम 1 या 2 साल तक देखते हैं, ठीक है ना। हम एक टाइम लिमिट सेट करते हैं कि हम 1 ईयर की टाइम लिमिट सेट करते हैं कि हम 1 साल तक रन करेंगे बिजनेस को। अच्छा चला तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं चला तो उसे हम बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो मतलब अगर 1 साल तक वो देखते हैं, उनको प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, तो उनका जो डेट डिसाइडेड थे, जो टाइम डिसाइडेड था, तो वो पार्टनर्स क्या डिसाइड करते हैं कि हमारा में इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, हम उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम सेट करते हैं ना, वो अगर उससे ज्यादा बिजनेस रन करते हैं, उसके और आगे कंटिन्यू में लेके जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एट विल। जो टाइम फिक्स्ड किया होता है उसके बाद भी अगर पार्टनरशिप कंटिन्यू रहती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप एट विल। देन पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब हाँ, एक फिक्स्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। देखो पर्टिकुलर में क्या होता है कि पर्टिकुलर पर्पस के लिए पार्टनरशिप बनाई जाती है। जैसे हम एग्जांपल ले, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, कोई रोड बनाने के लेते हैं, बिल्डिंग्स बनाने के लेते हैं, तो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड होता है कि जब तक ये बिल्डिंग एस्टैब्लिश नहीं हो जाती, बन नहीं जाती, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तब तक हमारी पार्टनरशिप रहेगी। हमारा वर्क फिनिश हो जाएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी फिनिश हो जाएगा, तो वो किस में आती है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप में, ठीक है ना। एट विल में क्या होता है कि जो डेट ड्यूरेशन डिसाइड होता है उसके बाद भी अगर कंटिन्यू करते हैं पार्टनर्स, तो वो आता है पार्टनरशिप एट विल में। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो टाइम फिक्स है, पर्टिकुलर कोई पर्पस के लिए बिजनेस है, वो पर्पस कंप्लीट होने के बाद बिजनेस पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है, ओके। सेकंड है लिमिटेड एंड अनलिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड एंड अनलिमिटेड मींस देखो यहाँ पे लिमिटेड एंड अनलिमिटेड पार्टनरशिप है, इसमें यहाँ पे ये लोग रिस्पांसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं कि
दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से अपना वर्क कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे का भी वर्क कर सकते हैं, दोनों किसने क्या किया है किसने क्या नहीं किया है वो चेक कर सकता है, क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड अथॉरिटी है बिजनेस को रन करने की। समझ में आया? लिमिटेड और अनलिमिटेड, ठीक है ना। देन थर्ड है फिक्स्ड टर्म एंड नॉन फिक्स्ड टर्म। ओके, फिक्स्ड टर्म एंड नॉन फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप। नाउ फिक्स्ड टर्म क्या होता है? जो परमानेंट है, जो फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए सेट कर रखा हो। जैसे कि हम बात करें कि फिक्स्ड में हम बोले कि भाई 2 इयर्स तक बिजनेस रन करना है, उसके बाद हमारा एक्सपायर हो जाएगा, देन 2 इयर्स तक करेंगे, फिक्स्ड टर्म कंप्लीट हो गया, बिजनेस विल गेट क्लोज्ड, बिजनेस क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना, डिसॉल्व हो जाएगा। नॉन फिक्स्ड मींस कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं है, कभी भी डिसॉल्व करो, आप 10 साल चलाओ, 15 साल चलाओ, जितना आपका मन है उतना चलाओ, उसमें कुछ नहीं। इसमें फिक्स्ड टर्म, अपन पार्टनरशिप डीड हमने सीखी थी ना कि पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स जो है वो सब लिखते हैं डीड में, ठीक है ना। अगर डीड में अगर लिखा हुआ है कि 2 इयर्स तक बिजनेस रन रहेगा तो वो 2 इयर्स तक ही रहेगा। समझ में आया? अगर ऐसा नहीं है तो वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कभी भी उसे डिसॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो उसे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है ना। देन सेम पॉइंट लीगल एंड इलीगल, ठीक है ना। बिजनेस लीगल होना चाहिए, जो कंपनीज एक्ट में आना चाहिए, ठीक है, और जो बिजनेस कंपनीज एक्ट में नहीं आता है उसे हम बोलते हैं इलीगल बिजनेस। जैसे सेम एग्जांपल ड्रग्स ले लो, वेपन्स ले लो, ठीक है ना, आप रैंसम मांगते हो किसी से, तो वो सब किस में आता है? इलीगल बिजनेस में आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? टेल मी। पार्टनरशिप के बारे में एक रिटर्न एग्रीमेंट। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट व्हिच ऑल पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड द रूल्स एंड राइट ऑन द पार्टनरशिप डीड। द रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। एक क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट होता है, लिखा हुआ होता है। एक पेपर पे अगर आप कुछ लिखते हो, ठीक है ना, लिख के उस पे अपना साइन कर देते हो, मींस ये एक लीगल हो गया है, ठीक है ना। आपका साइन मेंशन है, पार्टनर्स के जितने भी रूल्स है वो सब है, मींस आपका बिजनेस पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग रन होगा, ठीक है। तो एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है अमंग द पार्टनर्स व्हिच इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। नाउ द पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसमें कौन-कौन से पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे? फर्स्ट इज द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्स्ट जो पार्टनरशिप डीड में होता है वो क्या होता है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म का क्या नेम है और कहाँ पे वो फर्म लोकेट है उसका एड्रेस आएगा, ठीक है। सेकंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। अब किसका नेम आएगा? पार्टनर्स का नेम आएगा। पार्टनर्स कहाँ रहते हैं उनका एड्रेस आएगा। ओके, फर्स्ट में क्या आता है? फर्म का नेम एड्रेस आता है, सेकंड में पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस आता है। ओके, देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई पर्संस इंक्लूड है पार्टनरशिप में, तो वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे कि वो कितना, कौन सा पार्टनर कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेगा, वो अपना अपना शेयर एक पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं। तो फोर्थ इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया है बिजनेस में, ठीक है ना। सपोज ए है, ए और बी पार्टनर्स हैं, ए ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, बी ने 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो डीड में लिखा जाएगा कि ए हैज इन्वेस्टेड 1 लाख एंड बी हैज इन्वेस्टेड 1,50,000 रुपीस। ओके, दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के पास अथॉरिटी होती है कि वो कितना इंटरेस्ट ले कैपिटल पे। ओके, तो वो डीड में लिखा हुआ होगा, वो कितना भी हो सकता है। अगर डीड में हो तो पार्टनर्स डिसाइड करेंगे, अगर डीड में नहीं लिखते हैं तो 6%।
नहीं होता ही नहीं होता ही नहीं है। होता ही नहीं, वो तो ड्राइंग करता है। यस, ड्राइंग्स पे भी नहीं होता है, लोन पे होता है। लोन पे होता है। यस, समझ में आया कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन कोई कैपिटल तो लिखी जाएगी। देखो इंटरेस्ट लेना नहीं लेना वो पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कैपिटल कितनी लगाई है कौन से पार्टनर ने वो तो डीड में होगा। अगर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है कैपिटल पे तो वो भी डीड में लिखा जाएगा, ठीक है। अगर नहीं लिखा गया वो भी आगे पॉइंट देखेंगे, अगर नहीं लिखा गया तो हम नहीं लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया, ठीक है। तो वो पार्टनर्स डिसाइड करेंगे कितना इंटरेस्ट लेना है। देन सिक्स्थ इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में क्या होता है कि अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि एवरी मंथ हम इतनी ही ड्राइंग करेंगे बिजनेस में से, तो वो यहाँ पे लिख ली जाती है। इससे ज्यादा या इससे कम वो नहीं कर सकता। जितनी पार्टनरशिप डीड में लिखी गई है उसको उतनी ही ड्राइंग करनी पड़ेगी। ओके, इन फ्यूचर लगे कि भाई उसको ज्यादा ड्राइंग करनी तो वो नहीं कर सकता, बिकॉज डीड में इतना ही लिखा हुआ है तो वो इतनी ही कर सकता है। ओके, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, पार्टनर अगर ड्राइंग्स करते हैं बिजनेस में से, तो पार्टनर्स क्या डिसाइड करते हैं भाई जितना पैसा आप लेते हो उसका ब्याज देना पड़ेगा आपको फॉर्म में, ठीक है ना। तो उसका इंटरेस्ट आपको बिजनेस में देना पड़ेगा। तो कितना इंटरेस्ट देना वो भी डीड में लिख दिया जाएगा। अगर नहीं लिखा गया है तो कुछ चार्ज नहीं होगा, वो इंटरेस्ट पे नहीं करना। ओके, देन सैलरी, बोनस एंड कमीशन ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर सैलरी बेस्ड है, बोनस, किसी पार्टनर को हम बोनस दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, कोई हमारी सेल्स प्रमोट कर रहा है, ठीक है ना। जैसे दो बिजनेसेस मर्ज हुए, कोई अपने कस्टमर्स लेके आ रहा है तो वो बोलता है मैं कमीशन लूंगा, ठीक है ना। तो उसमें ये अगर किसी पार्टनर को देनी है सैलरी, बोनस या कमीशन तो वो भी डीड में लिखा जाएगा। नहीं लिखा गया हो तो नहीं मिलेगा, ठीक है। देन ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। व्हाट इज ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स? रीचेकिंग द अकाउंट, है ना। आप पूरे ईयर्स अकाउंट लिखते हो, ठीक है ना, तो उसकी बैलेंस हमेशा नेक्स्ट ईयर में जाती है जो क्लोजिंग होती है। तो आपकी क्लोजिंग बैलेंस सही आई कि नहीं आई तो आपको वापस रीचेक करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चंस लिखते हो, एग्जाम में पेपर लिखते हो आप, ठीक है ना, तो आप वापस रीचेक करते हो पेपर को कि कहीं मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, करते हो ना अगर आपके पास टाइम बचता है। वैसे ही बिजनेस में जरूरी होता है ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि लिंक होता है, एक ईयर दूसरे ईयर से लिंक होता है, ठीक है ना। अगर इसकी बैलेंस गलत है तो हमारा फ्यूचर प्रॉफिट भी गलत आएगा, है ना, ठीक है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। देन 10th ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, जो हमने पढ़ा था फिक्स्ड एंड नॉन फिक्स्ड, ठीक है ना। तो अगर ड्यूरेशन लिखा गया है पार्टनरशिप में तो उतनी ही उनकी पार्टनरशिप रहेगी। अगर सपोज इसमें 2 इयर्स की लिखी गई तो 2 इयर्स तक हो गया, अब पार्टनर चाहते हैं कंटिन्यू करना तो उन्हें न्यू डीड बनानी पड़ेगी, रिन्यू करना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड को। समझ में आया? क्यों? क्योंकि इनकी डीड के अकॉर्डिंग इनका ड्यूरेशन खत्म हो चुका है। अगर उनको वापस कंटिन्यू कर नहीं रखनी तो छोड़ दो बिजनेस, यू कैन लीव, ठीक है ना। बट अगर उन्हें पार्टनरशिप रखनी है, आगे रन करना है बिजनेस को, तो पूरी डीड ही उन्हें नहीं बनानी पड़ेगी। ओके, देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर देखो बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 6%। अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि वो 6 से ज्यादा ले या 6 से कम ले तो वो डीड में लिखा सकते हैं। अगर 6 ही रखनी है तो भी वो लिखा सकते हैं डीड में, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस, अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग। 6% तो लगेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं लिखा है तो 6% कंपलसरी है लेना। लोन पे इंटरेस्ट तो देंगे ही, नहीं लिखा हो तो। लिखा हुआ हो तो जो डीड में लिखा हुआ है उतना ही इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलेगा। डीड क्या है? एक रिटर्न एग्रीमेंट है कि आपने रूल्स और रेगुलेशंस बिजनेस के डाल दिए हैं, उसको फॉलो करके ही आपको बिजनेस चलाना है, ठीक है ना। लोन ले रहा है किसी पार्टनर से तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा? फॉर्म लोन ले रहा है तो ऐसे नॉर्मल तो 6% होगा। अगर लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। फिर वो 6 अगर सपोज 5% लिखते हैं तो वो 5% ही लेगा अगर डीड में लिखा हुआ है तो, ठीक है ना। अगर नहीं लिखा हुआ है तो 6%। जैसे देखो, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ
पार्टनरशिप डीड। रूल्स क्या क्या होते हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तब? अभी हमने देखे थे कि क्या क्या रूल्स होते हैं, है ना, कि डीड में आप जो चाहे लिखवा सकते हो। इसमें तो कुछ ही पॉइंट्स डाले हैं हमने, बाकी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं होती है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो क्या होता है कि प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इक्वली। पहले में क्या था कि पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि सपोज ए भी पार्टनर है, उन्होंने रेशियो डिसाइड किया 3:2 का, डीड में लिखा गया, तो उन्हें इसी में ही लेना पड़ेगा अपना प्रॉफिट, कंपल्सरी, वो अपनी इच्छा से अब नहीं चेंज कर सकते। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है तो उनको कंपल्सरी इक्वली ही शेयर लेना पड़ेगा, वरना उनको डीड में डालना पड़ेगा। ओके, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। कैपिटल लिखी जाती है डीड में, है ना, जैसे 1 लाख और 1,50,000 कि इन्होंने इतनी कैपिटल लेके आए हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन रनिंग द फर्म्स बिजनेस। उसमें क्या था पार्टनरशिप डीड में, अगर कोई पार्टनर को सैलरी बोनस देना है तो आपको डीड में लिखाना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड नहीं है और तो पार्टनर को किसी को सैलरी भी नहीं दी जाएगी, कोई तरह का कमीशन भी नहीं दिया जाएगा, कोई तरह का रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। सपोज डीड बनाई है, डीड नहीं बनी है और कोई पार्टनर मांगता है कि मुझे कमीशन चाहिए, तो क्या आप दोगे? नहीं देंगे, क्योंकि डीड में है ही नहीं। ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, समझ में आया? ऐसे कभी-कभी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे कि दो पार्टनर्स हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं, एक पार्टनर को फीवर हो गया, वो बीमार हो गया, तो वो 6 महीने तक बिजनेस में नहीं आया, ठीक है ना। तो 6 महीने तक बिजनेस में नहीं आया, तो एक अकेला पार्टनर रन कर रहा है बिजनेस को 6 मंथ्स के लिए। तो अब वो जो अकेला पार्टनर रन कर रहा है, अब जब वो 6 मंथ्स के बाद जो इल्ड पार्टनर है वो आता है बिजनेस में, तो जो वर्किंग पार्टनर क्या बोलता है कि तुम्हारी एब्सेंस में मैंने वर्क किया है यहाँ पे, तो मुझे उसका कमीशन चाहिए, मैं लूंगा उसका कमीशन। जितनी सेल्स हुई वो मतलब ले सकते हो, म्यूचुअल कंसेंट उन दोनों के बीच में तो ले सकते हैं। अगर वो दूसरा बोले, अगर वो बोले कि मैंने जितनी सेल्स की उसका मेरे को 6% कमीशन चाहिए, तो आप दोगे? काम ही नहीं किया। उन्होंने काम नहीं किया, उसने काम किया तो दे सकते हैं अगर देना चाहे तो। अगर आप हैप्पी हो, खुश हो देने में, तो आप दे सकते हो। लेकिन अगर वो कोई बोले कि भाई मैं नहीं दूंगा, मैंने इल पार्टनर बोलता है नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं तो बीमार था इसलिए नहीं आया, वरना तो मैं आ जाता, ठीक है ना। तो इस बारे में क्या डिसाइड होगा कि नहीं, उसको शेयर नहीं मिलेगा। जैसे कि कोई लीगली फिर फॉर्मेलिटीज करता है ना कि मैंने 6 महीने का काम किया, मुझे तो कमीशन चाहिए, तो वो बैंक के वो है ना, फिर पुलिस में जाता है, कोर्ट में जाता है कि मुझे अपना कमीशन चाहिए, तो फिर बाद में क्या करेगी कोर्ट भी उसको मना कर देगी कि आपको कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके डीड में लिखा ही नहीं है। ऐसी कंडीशंस आपको पहले स्पेसिफाई करनी होती है, ठीक है ना। हाँ, आप म्यूचुअली आपकी पार्टनरशिप अच्छी है, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे हैं पार्टनर्स के, आप चाहते हो कि नहीं भाई इसने वर्क किया है, अच्छा किया है एब्सेंस में, आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। म्यूचुअली तो आप कैसे भी सॉल्व आउट कर सकते हो मैटर को। लेकिन कोई अड़ ही जाता है ना, मुझे नहीं देना, मैं तो नहीं दूंगा, डीड में लिखा हुआ नहीं है, तो उसको नहीं मिलेगा। फिर समझ में आया? देन interest at the rate 6% per annum is to be allowed on partners loan to the firm। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दी है, ठीक है ना, तो उस पे कितना % चार्ज होगा? 6 पर एनम, पूरे साल का, पर एनम पूरे साल का, ठीक है ना। अगर किसी पार्टनर ने लोन दी है फर्म को, तो वो 6% कंपल्सरी इंटरेस्ट लेगा। अगर डीड में लिखा होता, इसके अलावा कोई अमाउंट लिखी, इसके अलावा कोई परसेंटेज लिखा हुआ होता, तो वो चार्ज होता। अगर डीड ही नहीं बनाई है तो 6% कंपल्सरी देना पड़ेगा। ओके, देन
मेरे में इंटरफेयर नहीं करोगे, जो बिजनेस है उतना ही तुम्हें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तुम उतना ही करोगे, राइट। इसमें क्या होता है ना कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है तो उसमें हर पार्टनर लायबल होता है हर बिजनेस करने के लिए, चाहे कुछ भी एक्ट हो बिजनेस का वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है ना। अगर उसको नहीं करवाना है तो डीड में लिखना पड़ेगा कि ही इज नॉट अ वर्किंग पार्टनर, ही इज हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी ओनली। समझ में आया? अगर वो चीज नहीं लिखी है तो हर पार्टनर जो है ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। देन 7th, each partner can inspect the book of firms and can take a copy of the same. Each partner can inspect the book of the firm. Books of the firm means ऑडिटिंग कर सकता है। नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग सब जो अकाउंट्स की बुक्स होती है ना जिसमें परचेज, सेल्स, बैंक स्टेटमेंट्स ये सब बिजनेस के होते हैं ना, ठीक है, वो इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। कोई मैन्युअली लिखता है, कोई कंप्यूटर में लिखता है तो उसके पास सारे राइट्स है कि वो अकाउंट्स जो है बिजनेस का उसको पूरा चेक करे, ठीक है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन उससे हाइड नहीं रहेगी। एंड कैन टेक द कॉपी ऑफ द सेम, वो चाहे तो उसकी जेरॉक्स भी ले सकता है क्योंकि उसके पास राइट है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है, एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड में, तो हर पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस में, कैसा भी काम हो, कैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना। उसके पास ये भी अथॉरिटी होती है कि वो अकाउंट्स की जो बुक्स है उसको भी चेक करे, ठीक है ना, उसकी कॉपी लेना चाहे तो कॉपी भी ले सके। समझ में, जैसे कि किसी को सेल किया कुछ प्रोडक्ट आपने तो वो चाहे तो सेल्स की कॉपी भी ले सकता है, भाई आपने गुड्स परचेज किया है तो परचेज की भी कॉपी ले सकता है, ओके।